नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। किसानों को सब्जी की खेती में नफा होता है तो नुकसान भी कम नहीं होता। हमें आए दिन सुनने को देखने को मिलता है कि सही दाम नहीं मिलने की वजह से अन्नदाता ने अपने आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों को सड़क पर फेंक देते हैं या उसे जानवरों के आगे डाल देते हैं। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल कुछ ऐसी ही स्थिति है। राज्य के कई हिस्सों में फुटकर में तकरीबन हर सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि फुटकर में 40 से 50 रुपए प्रति किलो में बिकने वाली सब्जियों में किसान को महज 5 से 6 या अधिकतम 10 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि 30 से 40 रुपए बिचौलिए कमा रहे हैं। हालांकि अब स्वराज सरकार ने बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए केरल की तर्ज पर सब्जी का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। सब्जी किसानों के हित में सरकार का ये नया कदम कितना कारगर होगा, आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां कोरोना ने फिर कमबैक किया है और ये कमबैक विस्फोटक है। दरअसल भूपेश सरकार की कड़ी कवायद के बाद प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ था। रोजाना नए मरीजों की संख्या में कमी आई थी। वहीं अब वायरस एक बार फिर बेकाबू होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीते 5 दिन में ही 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 100 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ राहत वाली बात यह है कि इस दौरान 7,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन जिस तेजी से नए मरीज मिल रहे हैं वो सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कड़ी कवायद के बाद भी कोरोना ने कमबैक कैसे किया और सरकार कैसे ये बात कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब के मुद्दे कोरोना का कमबैक में। तो दूसरे राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर तेजी आई है। हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। मंगलवार को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि टेस्टिंग से लेकर इलाज और बचाव के अन्य सभी उपायों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना से प्रदेशवासियों को पूरी तरह से निजात कब तक मिलेगी। केंद्र और राज्य के बीच किस तरह का समन्वय है, वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी है, क्या राज्य को केंद्र से आर्थिक मदद मिलेगी और अगर मदद नहीं मिलती है तो भूपेश सरकार किस तरह से व्यवस्थाएं बेहतर करेगी। ऐसे ही कई और सवालों का जवाब भी हम जानेंगे। हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में हमारा स्वागत है। कोरोना को लेकर जनता में के मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे अंतराल के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री से कोरोना संकट पर एक बार फिर चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम भूपेश ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में अब पहले की तुलना में 50% केस कम आ रहे हैं। रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। संक्रमण से 2 लाख से ज्यादा लोग मुक्त हो चुके हैं। रोजाना 23,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, न ही नाइट कर्फ्यू की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आर्थिक मदद की, जो केंद्र सरकार की ओर से बार बार मांगने के बाद भी नहीं दी जा रही है। इधर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में असफल रही है और वो सब कुछ केंद्र पर थोप रही है। जबकि महामारी की एक स्थिति हम सब स्वीकार करके चल रहे हैं, देश और विश्व में चल रही है, तो उनको आर्थिक सहयोग और देना चाहिए, क्योंकि बाजार से सामान हमको अब मिल जाएगा। हमको सामान नहीं चाहिए, हमको राशि चाहिए। मदद मिलने के बाद में कहते हैं कि हमको मदद नहीं मिली, कम मिली। अरे तो जो मिली उसको तो आप खर्च करिए, मेरा प्रश्न ये है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट पर सियासत जारी है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर
आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है, तो रायपुर से बीजेपी सांसद केंद्र सरकार का बचाव करते हुए भूपेश सरकार की व्यवस्थाओं को फेल बता रहे हैं। खैर, अब देखना ये है कि कोरोना से जंग में सब एक होकर लड़ेंगे या यूं ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी के साथ सुप्रिया पांडे और वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो सिंहदेव जी के पास सीधे चलते हैं और जानते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ में स्थिति। सिंहदेव साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में। जी जी जी। सबसे पहले धन्यवाद। राजनीति की बात करेंगे। जो बीजेपी आरोप लगा रही है, जिस तरह कह रही है कि मदद मिल चुकी है, आप मदद खर्च नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी मदद की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो दिवाली के आसपास और उसके पहले जो अचानक केस कम हो गए थे, कम मिल रहे थे, वो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, क्या वजह है? क्या उस दौरान टेस्टिंग कम हो गई थी या टेस्टिंग हो रही थी, केस नहीं मिल रहे थे? ये क्यों बढ़ गए हैं और बढ़ने के बाद बढ़ गए हैं तो इनकी कोई क्या व्यवस्था है? तो मेरे ख्याल से इस संदर्भ में एक तो सही रिपोर्ट या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं हो पाई होगी जी। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो स्पाइक आया ये अगस्त और सितंबर के महीने में आया जी। सितंबर के आखिरी में जो आखिरी 11 दिन का औसत है उसमें पॉजिटिविटी रेट 15.5 था जी। ये अक्टूबर महीने के पहले 10 दिन में 12.22 हुआ जी। अगले 10 दिन में 10.39 और 31 अक्टूबर तक ये घट के 9.16 रह गया जी। नवंबर के महीने में पॉजिटिविटी रेट से अगर आप आकलन करना चाहें तो 7.5 जी। अगले हफ्ते में 8 तारीख से 14 तारीख की दिवाली के ठीक पहले तक का 6.78 जी। और दिवाली के बाद में ये थोड़ा सा बढ़ के 7.14 हुआ जी। 22 तारीख को औसत 7.4 था, 23 तारीख को 6.29 था जी। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि डबल हो गया या 3 गुना बढ़ गया, इसमें कहीं ना कहीं या तो मिसरिप्रेजेंटेशन है या किसी और बात की ओर इंगित करने का प्रयास हो रहा होगा। पॉजिटिविटी रेट घटते जा रहा है, अभी बढ़ा नहीं है, पर इससे हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि किसी तरह से कोरोना से निजात मिल गई। ये भी बात आती है कि कोरोना दोबारा आ रहा है। मैं हमेशा उसको उस नजर से नहीं देखता, मैंने हमेशा कोरोना को उस नजर से देखा कि हमारे देश में एक भी प्रकरण नहीं था जी। 0 चीन से आया, पूरे दुनिया में चीन से पहुंचा, हमारे देश में भी अन्य देशों से पहुंचा और जहां 0 प्रकरण थे, ये एक समय था जब हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को दुनिया के सामने और गृह मंत्री जी ने भी रखा कि देश में 20,000 केस हैं और देखिए दुनिया में 20 लाख केस हैं जी। और आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो जिस भारतवर्ष में 0 प्रकरण थे, एक समय 20,000 प्रकरण ही थे हमारे, आज देश में करीब करीब 1 करोड़ प्रकरण हो गए जी। 92 मेरे ख्याल से 90-91-92 लाख प्रकरण हो चुके हैं हमारे जी। तो कोरोना कहीं गया ही नहीं, कोरोना हमारे देश में ही है और इसका जो स्वभाव है, जैसे 0 से बढ़ा फिर घटा, आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, लोग एहतियात बरतते हैं, फिर कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, फिर मिलना जुलना खुल जाता है। पहले लॉकडाउन थे, बड़े लंबे लंबे लॉकडाउन थे, फिर इंटरस्टेट बॉर्डर सील थे, फिर इंटरस्टेट बॉर्डर्स खुल गए। पहले चिन्हांकित लोगों की देखभाल करनी होती थी, चाहे विदेश से आने वाले हों, चाहे तबलीगी हों, चाहे कोटा के बच्चे हों, चाहे रिवर्स माइग्रेशन करके आ रहे नागरिक हों, इन सबको क्वारंटीन में रखने की व्यवस्थाएं थी। तब तक आप देखेंगे कि स्पाइक उतना नहीं आया था, कम से कम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और जैसे ही अंतरराज्यीय बॉर्डर्स और हवाई यात्रा और रेल यात्रा और बसों से और निजी वाहनों से आना जाना पूरी तरह से खुल गया, तो इसको नियंत्रण करना असंभव सा है। और आज के दिन भी अगर हम देखें कि उस दौर से गुजर के जो हमने अगस्त और सितंबर में बढ़ते हुए पॉजिटिविटी रेशो को देखा, वहां से हम आज इस स्थिति में हैं कि छत्तीसगढ़ में करीब 7 का पॉजिटिविटी रेशो हम मान के चलें। प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी और जो प्रमुख सचिव थे केंद्र सरकार के, उनने भी यही कहा कि 10% से ऊपर अगर है तो बड़ी चिंता की बात है या चिंता की बात है, और जगह तो 10 से भी ज्यादा है।
और टारगेट हमारा 5, जिसमें कुछ संतोष किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ 3 को देख रहा है कि 3% पॉजिटिविटी आएगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ नियंत्रण में है। तो फिलहाल 10% की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी पॉजिटिविटी रेट 7%, कल का तो बल्कि 6.29 था। 32,751 टेस्ट हुए, 2,061 पॉजिटिव पाए गए, उसमें पॉजिटिविटी रेट 6.92 का आता है जी, 6.29 का आता है जी। पर ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से आगे हर जगह जहां पर केस ज्यादा आ रहे हैं। और इसको अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो राजनांदगांव से जो बॉम्बे कलकत्ता मेन लाइन है और नेशनल हाईवे है, यही शहर हैं जो 70% से ज्यादा केस दे रहे हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, रायगढ़, आप ये 6 शहर देख लीजिएगा तो ये 6 शहरों में 70% पॉजिटिव जी, मॉर्टेलिटी भी, मृत्यु भी और पॉजिटिव केसेस भी जी। ये यहां पर हैं। तो इन पे नजर रखना, इनको नियंत्रित करना, कुछ हद तक सफलता मिली है। हम बैठ नहीं सकते कि इतनी सफलता मिल गई अब सब ठीक हो गया, क्योंकि कोरोना है। 0 से हम 1 करोड़ पहुंच रहे हैं जी। तो आज अगर 5 लाख हमारे देश में है तो 5 लाख में हम कैसे मान सकते हैं कि कोरोना चला गया? ये तो जाएगा नहीं, रहेगा। हमको उससे बचना है। जी, बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन जिस एक और आपने भी कहा कि हमें मदद नहीं दी जा रही बार बार कहने पे केंद्र सरकार से। दूसरी तरफ आपने भी देखा, अभी सांसद हैं जो बीजेपी के सोनी जी, उन्होंने कहा कि मदद जो दी गई है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। कितनी मदद दी गई है और खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका आरोप सही है तो? सम्माननीय सोनी जी पता नहीं साथ में है कि नहीं, या उनके पास आंकड़े हैं कि नहीं, साथ में नहीं है। एक वही बता दें कि उनने मदद कौन सी दी केंद्र सरकार ने जी, कौन सी मदद दी जो कि खर्च नहीं हुआ जी, वो पैसे बता दें, कौन से मद से बता दें जी। केंद्र सरकार से टेस्टिंग किट पहले आते थे, एक भी टेस्टिंग किट बचा हो तो आप बता दें। पीपीई किट्स आते थे, कौन से उपयोग में नहीं आए वो बता दें। प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो राशि आई हैं वो दवाइयों की खरीदी में, बल्कि हमारे पास तो 60, 70, 80 करोड़ रुपए का अभी बकाया देनदारी है। हमको पैसे खर्चा करना है जो हम खरीद चुके हैं सामान, नया जो खरीदना है वो तो आगे का। जो ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे थे, हमने वो निर्णय कर लिया, हमने अपने बजट से या अपने संसाधन जो प्रदेश में थे उससे हमने तय कर लिया। फिर केंद्र सरकार से आया कि नहीं 4 जगह का हम दे देंगे जी। उन्होंने केंद्र सरकार से हमको क्या उपलब्ध कराया? वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। तो वेंटिलेटर कितने उपयोग में आ रहे हैं ये स्वयं सोनी जी भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं। ये आखिरी स्टेज में वेंटिलेटर उपयोग में आता है और उस लेवल तक स्थितियां पहुंची भी नहीं कि वेंटिलेटर के उपयोग की जरूरत पड़ रही हो। तो ये हो सकता है कि उनके पास वो आंकड़े ना हो, मेरे को बता दें और मेरे को जानकारी नहीं होगी तो मैं दुरुस्त कर लूंगा बात, और विभाग से मैं जानकारी ले लूंगा कि ये पैसे केंद्र सरकार ने दिए, हमने खर्चे कैसे नहीं किए। ये मुझे लगता है कि गलत जानकारी या जानकारी का अभाव होगा जिस कारण से सोनी जी ने ऐसा कहा, वरना ऐसी स्थिति नहीं है। और केंद्र सरकार से जो बात आती है, जब ये पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तब हम कहते हैं आप जीएसटी का ही देख लीजिए, राज्य के बजट की बात आती है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी से इस वर्ष का मासिक आमदनी का जो लक्ष्य है वो 1200 करोड़ का है जी। 7 महीने बीत गए इस फाइनेंशियल ईयर के, 8वां महीना नवंबर का चल रहा है, ये भी खत्म होने को आ रहा है। 12/7/84 8,400 करोड़ रुपए हमको जीएसटी काउंसिल से मिलने चाहिए थे। अभी तक कितने मिले हैं? 8,400 के विरुद्ध में 350 करोड़ रुपए जी। तो ये हमको सहयोग चाहिए, सहयोग मानिए, या हमको हक जो हमारा होना चाहिए था वो हमको उपलब्ध करा देना था। अच्छा होता कि रमन सिंह जी ने भी कुछ कमेंट किए, अभी सोनी जी ने भी कुछ बातें कही, इन बातों की जानकारी ले लें और वो केंद्र सरकार से बोलते कि और सहायता तो छोड़िए, आप ये जो छत्तीसगढ़ का हमारा हक है, क्योंकि उनका भी है हमारा भी है, हम भी छत्तीसगढ़ के वो भी छत्तीसगढ़ के, तो वो तो दे दीजिए। 8,400 करोड़ में 350 और ये नवंबर महीने के 1200 और जोड़ लीजिए तो 9,600 करोड़ में से 350 करोड़ जी। तो खर्चा नहीं करने की बिल्कुल स्थिति नहीं है। इतनी गलत जानकारी मेरे पास भी नहीं होगी। और वैक्सीन की बात आती है,
बिहार का चुनाव हुआ, मैं नहीं चाहता कभी की बात राजनीतिक प्रकार की हो ऐसे गंभीर मसले में, लेकिन फिर भी आज देखें कि मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक ले रहे थे और दूसरे पाली में सब मुख्यमंत्री जी जुड़े थे सभी राज्यों के, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया। उनके मैनिफेस्टो का बिंदु क्रमांक 1 था कि हम निशुल्क वैक्सीन देंगे। तो आज की बैठक में ही इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ कि एक निशुल्क वैक्सीन मिलेगी क्या, दूसरा निशुल्क वैक्सीन मिलेगी तो राज्य सरकारें देंगी निशुल्क में, या कि केंद्र सरकार निशुल्क उपलब्ध कराएगी, या हमारा कोई शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। इस पे कहीं कोई क्लैरिटी नहीं आई, जबकि स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो एनडीए के गठबंधन के हिस्से के रूप में आज मुख्यमंत्री भी है, उनके पूछने पे बात नहीं आई। तो ये सच्चाइयां हैं, ये क्लियर अभी तक कर देना था कि नहीं हम देंगे जी। इसलिए नहीं कि चुनाव में इस बात को रखा गया, इसलिए कि ये देश की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इतना जरूर कह दिया कि नहीं वैक्सीन तो सबको लगना है, तो मैं ये मान रहा हूं कि अब ये बात क्लियर होकर सामने आ गई कि वैक्सीन सबको लगेगी, और ये लगने का क्रम साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है सबको मिलने में जी। तो इस क्रिया से जाना, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मार्केट में भी आएगा तो कुछ लोग खरीद के भी लगा सकते हैं, उसकी भी जानकारी दे दीजिए। तो उस क्रम में हम लोग अभी हैं कि इसके लिए भी नीति बनानी होगी। मेरा ये राय है कि बिल्कुल केंद्र सरकार को ही एक पॉइंट हमको खरीदने का रखना चाहिए देश में। हर राज्य दौड़ रहा है कंपनियों के पीछे, मेरे को दो मेरे को दो, कोई कम ले रहा है ज्यादा ले रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्था बना के केंद्र सरकार सब राज्यों से जानकारी ले रही है किसको देना है वैक्सीन। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन अदर दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और जो लोग फ्रंटलाइन में रहते हैं। WHO का सुझाव 65 साल की ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। आज हम लोगों ने बात की कि 50 साल के ऊपर वालों को भी ले लेते हैं तो 70% कोमॉर्बिडिटी के भी नागरिक इसमें आ जाएंगे, और क्रमशः इनको लगता चला जाए कैसे उनको देना, ये सारी बातें हुई। लेकिन वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगी, राशि के बारे में पूछने पर भी आज भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ पाया, ना हाँ आया ना आया। तो ये हम लोग भी तभी इस बात को उठाते हैं अगर कोई प्रश्न करते हैं, वरना इसको कोई दूसरा स्वरूप देना या राजनीतिक स्वरूप देना इतनी गंभीर परिस्थिति में मैं उचित भी नहीं मानता जी। उसी वैक्सीन के बारे में तो ये कहा जा सकता है ना, सूत में कपास में जुलाहों में लट्ठम लट, अरे अभी आई नहीं है, घोषणा पत्र में आ गया कि फ्री वैक्सीन देंगे। अभी तो टेस्टिंग भारत में जो है उसका तीसरा चरण चल रहा है टेस्टिंग का, दूसरी जगह से आएगी, खैर ये अलग मुद्दा है। अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ, सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अग्निहोत्री जी। टीएस बाबा, आज जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई उसमें मैं देख रहा था न्यूज चैनल्स पे, नमस्कार, उसमें ये कहा जा रहा था, जिस बात पर जोर है कि राज्यों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वैक्सीन को लेकर के, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन को लेकर के है और पूरा वितरण को लेकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर के केंद्र सरकार को अपने सुझाव देना है। तो छत्तीसगढ़ की कितनी तैयारी है इस बारे में, या क्या तैयारी चल रही है कि किस तरह की योजना आप बना रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखें देश में करीब 90 करोड़ लोगों को साल में वैक्सीन लगती है। पोलियो ड्रॉप से लेके अन्य प्रकार की जो वैक्सीन हैं, तो अन्य दुनिया के देशों में सबसे सशक्त स्थिति में हमारा देश है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सालों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है, और हम पूरी तरह से इसमें परिपक्व हैं। आपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर तैयारी का पूछा तो 680 केंद्र हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज, जहां से कि फिर आगे वितरण होगा, इनको चिन्हांकित कर लिया है। 80 केंद्र और इस प्रकार के चिन्हांकित करेंगे, जहां राज्य के क्षेत्रों में उन केंद्रों में वैक्सीन को रख के और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेली जो लगता जाएगा उसको पहुंचाएंगे। स्टाफ को चिन्हांकित कर लिया है, कौन उसमें लगेगा इसको चिन्हांकित कर लिया है। पोलिंग बूथ स्तर पे जैसे काम होता है, ये सुझाव आते रहे हैं, केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार आदान प्रदान कर रही है। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, एक केंद्र में कितने लोग रहेंगे, 2 ANM रहेंगे, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रहेंगे, लैब टेक्नीशियन या अन्य जो हमारे कर्मी हैं वो भी रह सकते हैं। तो कम से कम 4 लोग ऐसे रहेंगे जो प्रति केंद्र में प्रतिदिन 100 से 125 वैक्सीनेशन कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार की तैयारी है, इसमें दिक्कत नहीं है।
दिक्कत और या जो नहीं होगा, जो नहीं हो पाएगा हमारे देश में, वो है फाइजर जैसी वैक्सीन की बात कि उसको अगर स्टोरेज में हमको 70 से 80 डिग्री माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, तो देश में वो व्यवस्था नहीं है, ना कि हो पाएगी। हमको उस वैक्सीन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, दुनिया में 50 एक कैंडिडेट हैं, 46 से 50, 45 से 50 के बीच में, जो ट्रायल के सकारात्मक स्टेज में है, 25 आगे बढ़े हुए हैं। इन 25 में से 5 हमारे देश में उनका परीक्षण चल रहा है। ये 5 में से 4 जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं, ये दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल में चल रहे हैं, और एक जो कैंडिडेट है वो पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में चल रहे हैं। तो अभी तो ट्रायल स्टेज चल रहा है, फिर ये पेपर प्रेजेंट करेंगे, पेपर एक्सेप्ट होगा, उसकी स्वीकारोक्ति के बाद हो सकता है WHO की भी सहमति लगेगी कि हाँ ये ट्रायल आपका जो है हमने भी ओके किया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो उपयोग, मानव उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही, ना छत्तीसगढ़ में ना देश में कहीं भी। बहुत दूर दराज के इलाके होंगे तो मैं नहीं कह सकता, वहां कोरोना का भी प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन कहीं इसमें वैक्सीन पहुंचाने में कोई दिक्कत होगी, लगाने में दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता। निश्चिंत होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, ये पर्याप्त मात्रा में इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे। आप स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो दूर की सोच सकते हैं, भविष्य की भी सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं कि क्या हो सकता है, अनुभव करते हैं। क्या लगता है आपको, कब तक वैक्सीन आ जाएगी हिंदुस्तान में? अभी जो उपयोग के लिए वैक्सीन आने की बात होगी, जो प्रक्रिया मैंने बताई, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फरवरी के पहले बहुत अच्छा है कि आ जाए, हम लोग उंगलियां बांधे हुए हैं, लेकिन फरवरी तक अभी तक, जैसे पॉल साहब हैं जो नीति आयोग में स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में हैं, उनका स्टेटमेंट ही आया था 2-3 दिन पहले कि फरवरी तक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आज साफ तौर पे ये कहा कि किसी को नहीं मालूम कि कब आ सकेगा। पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन अभी तैयार ही नहीं हुई है इन परीक्षणों के दौर से कि उसको ह्यूमन उपयोग के लिए, मानव उपयोग के लिए उपयोग में चालू कर दिया जाए। तो वैश्विक स्तर पे भी अभी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, और इसमें सुखद परिस्थिति ये है कि दुनिया के 25% वैक्सीन बनाने की क्षमता आपके हमारे देश के पास है, और देश को पूरा करने के साथ साथ विश्व के बहुत देश भारत की ओर देख रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन यहां से बन के मिल सकती है। जी, क्या लगता है आपको, जैसे वैक्सीन का जैसे कहा जा रहा है कि उसके भी हर आदमी को अपनी कीमत देनी होगी वैक्सीन के लिए, ऐसी स्थिति में जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर उनको कोरोना है तो और दूसरी जगह फैलाएंगे भी, इन स्थितियों में क्या होगा? क्या राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से ही पूछ लेते हैं कि क्या सबको मुफ्त देंगे, जो बीपीएल कार्ड धारक है केवल उनको मुफ्त देंगे कि दूसरे लोगों को भी देंगे? इस पे अभी चर्चा इसलिए नहीं हुई है राज्य स्तर पे कि केंद्र ने अपने जिसको कहते हैं पन्ने नहीं खोले हैं कि केंद्र सरकार जिनको इसको प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए, वैक्सीन सप्लाई देनी चाहिए और निःशुल्क देनी चाहिए। इसमें जो कीमत की बात आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट वाली ही बात ले लें, जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है जिसकी कारगरता 90% के आसपास अभी आंकी जा रही है, उनने पहले कहा था कि बिल और मेलिंडा गेट्स इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वैक्सीन को, ट्रायल को भी और वितरण को भी, और आर्थिक रूप से कम सशक्त देशों में वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन। तो $3 में ये दिया जाएगा। कुछ दिन पहले उनके प्रतिनिधि का ये न्यूज में आया था, वर्जन आया था कि हम केंद्र की सरकार को, भारत के केंद्र की सरकार को हम $3 से $4 में इसको उपलब्ध कराएंगे। तो वो $3 भी अब 4 हो गया, तो $4 भी अगर होता है तो 500 रुपए का पड़ रहा है। अगर $1.75 अगर उसकी कीमत हम पकड़ते हैं तो 300 रुपया का वो वैक्सीन हो गया। 2 शॉट वैक्सीन माना जा रहा है कि 2 आपको वैक्सीन लेने पड़ेंगे 1 हफ्ते के अंतराल में। और उन्होंने ये कहा कि बाजार में हम इसको 1000 रुपए में उपलब्ध कराएंगे 2 शॉट। तो वो बाजार की भी सोच रहे हैं और गवर्नमेंट को भी देने की सोच रहे हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट की वैक्सीन के लिए नहीं रुकना चाहेंगे और बाजार से लेना चाहें, जो सक्षम है वो ले सकते हैं।
वरना मेरा ये मानना है कि ये केंद्र और राज्य सरकारों को इसको उपलब्ध कराना चाहिए, निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, हमारा ये मैंने समय भी कम है, आपके पास भी समय कम है। आपने कहा कि लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। ये किस उद्देश्य से? जिस तरह से मझौले व्यापारी जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति, वो आर्थिक तंगी में आ चुके हैं, इस उद्देश्य से आपने कहा लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जबकि कोरोना पेशेंट जैसे ठीक है कि 6% था, जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये और बढ़ सकता है आगे, तो या कंट्रोल में आपने कर लिया है इसलिए आपने कहा लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, या आर्थिक संकट को देखते हुए, मझौले व्यापारियों को देखते हुए? मैं उस नाते क्षमा भी मांगने की स्थिति में रहता हूं व्यवसायी वर्ग से कि मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य की ओर रहती है, और मैं कभी इसलिए नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन को ना किया जाए कि आर्थिक स्थिति पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पहली प्राथमिकता जीवन होना चाहिए। अगर जीवन नहीं है तो फिर अर्थ आप बनाएंगे तो उसका मायने क्या है? तो ये तो क्लियर, मेरी सोच बड़ी इसमें क्लियर है कि प्रायोरिटी हेल्थ है, अर्थव्यवस्था ये प्रायोरिटी 2 है जी। और उस बात को ध्यान में रख के अगर मेरा दृष्टिकोण वर्तमान में ये है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, तो कारण ये है कि पॉजिटिविटी दर उतना नहीं है कि हमको लॉकडाउन के लिए लोगों को फिर आर्थिक संकट में डालना पड़े। अगर आर्थिक संकट में डालना पड़े, स्थिति बिगड़ रही है, 10% से ज्यादा, जैसे सितंबर के आखिरी में 15% पॉजिटिविटी थी, तो बनता था, और छत्तीसगढ़ ने अपनाया, और उस लॉकडाउन के बाद कम हुए केसेस आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में। बीच में हमने फिर हफ्ता का, 8 दिन का, 10 दिन का कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया था, और उसका कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव बना। ये आंकड़े अगर बढ़ते हैं, लोगों को हमने अपील की है कि एहतियात बरतिए, हाथ धोने की बात है, शारीरिक दूरी की बात है, शादी ब्याह अन्य कार्यक्रमों में, मंदिर पूजा, एहतियात बरतिए, मास्क अनिवार्य रूप से पहनिए। हमने अभी डबल कर दिया छत्तीसगढ़ में भी, हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि 1,000 500 रुपए जुर्माना लगाया जाए, तो हमने 100 रुपया रखा था, उसको डबल किया है तो 200 है। वो भी व्यवहारिक होना चाहिए उन नागरिकों के लिए जिनने आपने कहा वैक्सीन लगाने के पैसे नहीं होंगे और हम मास्क नहीं लगाने की वजह से उनसे पैसे ले लें, तो ये न्यायोचित नहीं है। ये एक न्यायप्रिय और संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। आप उनको मास्क पहनवाइए, रोक के आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, बार बार नहीं मानते हैं, उनकी बात आती है तो भले पेनल्टी लगाइए, लेकिन दबाव में और दबाव बनाना ये हल नहीं है। पर लागू करना, उनके ये आचरण में बात आ जाए, ये जरूरी है। हमारी आखिरी सवाल है आपसे, हम थोड़ा सा काफी हम भी ये सवाल आपसे कर रहे हैं, जनता भी जानना चाह रही है, मन में बार बार ये सवाल करने का इसलिए कि जिस तरह से निश्चित समय के लिए बोला जाता है लॉकडाउन नहीं है, निश्चित समय के लिए जरूरत की सामान खरीदने के लिए जो दुकानें खोली जाती हैं, जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, अन्य स्टोर है, सब्जी का है, तो कुछ समय के लिए बोले ठीक है लॉकडाउन नहीं है, 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, 6 बजे बंद कर दो, 5 बजे बंद कर दो, नाइट कर्फ्यू लगा दो, इस तरह की बातें आती है। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर कम समय के लिए कोई भी शॉप खोली जाती है तो लोग और ज्यादा उमड़ के कि भाई इस समय बंद हो जाएगी, 6 बजे बंद हो जाएगी, 8 बजे बंद हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पहुंचती है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है, हालांकि आप बेहतर बनाएंगे, कि अगर उनके शॉप खोलने का समय और बढ़ा दिया जाए, नाइट कर्फ्यू की जगह 11-12 बजे तक दुकानें खोलने की बात कह दी जाए, तो हमारे समझ भीड़ कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा, मुझे जो लगता है। अभी ये क्या स्थिति है कि रात में 8 बजे बंद कर दो, रेस्टोरेंट 10 बजे के पहले बंद कर दो, और उसके बाद पुलिस पहुंचती है, मारपीट करने की बात अलग है, लोगों को भगाती थी, इसमें और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होती है। आपका क्या सोचना है? तार्किक रूप से आप जो कह रहे हैं व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सही है कि ये देखा भी गया है कि अगर आप कम समय के लिए खोलते हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है, और अंततः ज्यादा घनत्व में लोग अपनी उपस्थिति किसी दुकान में या बाजार में जहां भी उनको या तो सब्जी लेनी है, अब सब्जी मंडियों में देखिए कैसी अफरा तफरी रहती है, कितने ज्यादा भीड़ की स्थिति में लोग वहां पहुंचते हैं। तो ये बंद करने के बजाय या कम समय के लिए खोलने के बजाय आप एक जगह अगर सब्जियां बिकती हैं तो प्रशासन को चाहिए कि 20 जगह उन सब्जियों को बिकवाएं। एक जगह 10 मोहल्ले के लोग आते हैं तो 10 मोहल्लों में अगर सब्जी उपलब्ध हो जाएगी तो भीड़ की स्थिति अपने आप कम हो जाएगी। ये उदाहरण के स्वरूप में मैंने कहा
वो लेबर लॉज वगैरह हैं, तो एक समय के बाद में तो जरूर नहीं खुल सकते, लेकिन लोगों को ये मान के व्यवहार में अगर ये आचरण को बैठा देते हैं, आपको कोई लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं, कोई अलग नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अगर नागरिक सारे के सारे मास्क पहनते हुए हमको दिखें सड़क में, मैं पूरी ईमानदारी से और पूरे जितना मेरा अनुभव अभी तक हो सका है कोरोना का, कोई जरूरत लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर 100% के नजदीक लोग जो बाहर जाते हैं वो मास्क पहन लें। जी जी, बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पे मास्क ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी से कंट्रोल हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कंट्रोल में है या नहीं? अभी संतोषजनक स्थिति है। कंट्रोल में तो तब माना जाएगा जब 5% से कम पॉजिटिविटी आएगी। जी 3% जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं आपको कह सकूंगा कि हाँ कंट्रोल में है, लेकिन अभी ये 7 के आसपास है, थे 6.75, 6.29, 7.4 उतार चढ़ाव की स्टेज में है। तो जब तक ये 5 और 5 के नीचे नहीं जाता तो नियंत्रण में मैं नहीं मानूंगा। टेस्टिंग जितनी हो रही उतनी ही है कि कुछ बढ़ाई है टेस्टिंग? बढ़ाई है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 23,000 का औसत आ रहा था। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में 23,610 टेस्ट हुए थे, 23 तारीख को यानी कल 32,751 टेस्ट हुए थे। तो ये हमारा जो लक्ष्य है 30,000 तक, ये औसत जो 23,000 का है, 30+ पे हमको इसको रखना है। इस टारगेट को लेके हम लोग चल रहे हैं। चलिए, सारे सवालों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, जनता भी सुन चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े और लोगों को, कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता को आपने बताया कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से आप कोरोना से बच सकते हैं और बाकी चीजें कि केंद्र सरकार को आप कितनी मदद मिली, कितनी नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना काबू में है और व्यवस्थाओं में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, यानी लॉकडाउन नहीं लगेगा और नाइट कर्फ्यू भी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रदेश में रोजाना 2,000 के आसपास नए केस सामने आ रहे हैं और सक्रिय मामले 21,000 के पार हैं, तो फिर हालात ठीक कहाँ है? खैर, सरकार का जो भी दावा है, फिलहाल जरूरत आर्थिक मदद की है जो केंद्र से प्रदेश को नहीं मिल रही है। अब ऐसे में भूपेश सरकार व्यवस्थाओं को किस तरह और बेहतर करती है, देखना अहम होगा। चलिए।